जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी वहीं से स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को जहां हमने क्लास को एंड किया था, अगर वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट होगा। तो हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे प्यारे बच्चों, वो था आप लोगों का बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत आप लोगों को एक पॉइंट पे हमने चर्चा किया था, हेरिडिटी। उस पे हमने आप लोगों को क्लियर करा दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है जो प्रभावित करता है प्यारे बच्चों, वो है वातावरण, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। वे सभी वस्तुएं जो भौतिक या अभौतिक होती हैं, जो मानव के सर्वांगीण विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, वो वातावरण कहलाती हैं। ठीक है। अब वातावरण से तात्पर्य जो है बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रभावों से है, जो मानव विकास को जन्म के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो जन्म के बाद बच्चे को क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक को जो प्रभावित करता है वो वातावरण है। ठीक है। यहाँ पे जो चीजें लिखा गया है, एक तरीके बाह्य शक्तियां ना, बाह्य ही नहीं है बल्कि आंतरिक शक्तियां भी हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो गर्भ में भी तो एक एनवायरनमेंट है, वातावरण है कि नहीं है, जहाँ से बच्चे को भोजन मिल रहा है, उसके आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो भी तो प्रभावित करता है। अगर माँ के गर्भ में सही भोजन बच्चे को ना मिले तो उसके मांसपेशियाँ या जो कह सकते हैं बुद्धि का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आंतरिक रूप से भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मनुष्य अपने वंशानुक्रम में जो कुछ भी गुण प्राप्त करता है वे सभी परिवर्तनशील होते हैं। एक बात समझिएगा, ये कह रहा है मनुष्य अपने वंशानुक्रम से जो गुण प्राप्त करता है, क्योंकि इसके पहले वंशानुक्रम हमने आप लोगों को पढ़ाया, तो वंशानुक्रम में जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। वो समय या अवस्थाओं के अनुसार चेंजिंग होते रहते हैं। ठीक है। उन सब में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। जिस बालक को जैसा आप वातावरण देंगे उस तरीके का बच्चे का परिवर्तन होगा। आप बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो उसके बच्चे के साथ अच्छे बुद्धि का विकास होगा, या फिर अच्छे चरित्र का उसके निर्माण होगा, अच्छे संवेगों का निर्माण होगा। अगर बच्चे को ऐसा वातावरण नहीं दिया जा रहा है तो बच्चे का उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसी पे वाटसन एक कथन कहते हैं कि आप मुझे किसी नवजात शिशु को दे दीजिए और जो कहिए सो हम उसको बना दे, डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, चोर बना दे। तो ये इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उस बच्चे को इस तरीके का दिया जाएगा ताकि उसका उसी तरीके का निर्माण हो सके। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सभी परिवर्तन होते हैं, उन सब में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। ये बात समझिएगा कि पहला तो ठीक है वंशानुक्रम है ही, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण के अनुसार भी परिवर्तन होता है। ठीक। अब हम लोग वातावरण को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि ये पर्यावरण किस तरीके से प्रभावित करता है। आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। जैसे एक ही माता पिता के बच्चे जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वही बात कह रहा है ना, आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते हैं। तो भिन्न व्यक्ति हैं तो समान वो नहीं होंगे, एक ही पिता के हैं लेकिन भिन्न भिन्न बच्चे हैं, उनमें अलग अलग संवेग पाए जा रहे हैं, अलग भावनाएं पाई जा रही हैं, अलग चरित्र है उनका, अलग तरीके का पर्सनालिटी है उनका। तो आनुवांशिकता में क्या है, व्यक्ति भिन्न है, समान नहीं है। लेकिन आप समझिए, कह रहा है वातावरण उन्हें क्या करता है,
समान बना देता है। अब एक ही या कह लीजिए कई माता पिता के बच्चों को ले करके एक वातावरण में आप उनको सिखाइए, बताइए, उनका डेवलपमेंट करिए, या फिर उस वातावरण में उनको जो भी कराया जाए एक समान रूप से कराया जाए। जो शिक्षा दी जा रही है, जो उठने बैठने का तरीका बताया जा रहा है, ठीक है, जो खाने पीने का तरीका बताया जा रहा है, जो रहन सहन का वातावरण उनको दिया जा रहा है, सब एक समान सभी बच्चों को दिया जाए तो सब बच्चे क्या होंगे, एक समान बन सकते हैं। ये वातावरण के अनुसार हो सकता है। ठीक है, यही बात परिभाषा में वुडवर्थ महोदय कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, पर्यावरण वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। बात समझ पा रहे हैं कि वातावरण क्या है? वातावरण कह लीजिए या पर्यावरण ही कह लीजिए, पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से क्या करता है, घेरे हुआ है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब बच्चे को आप वातावरण जब देते हैं तो वो वातावरण उसको प्रत्यक्ष रूप से घेरे रहता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक बच्चे को जो मलिन बस्ती से या गांव से उठा करके उसको शहर में किसी अच्छे परिवार में आप डाल दीजिए जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अंग्रेजी बोलते हों, उनका पहनावा अच्छा है, वेशभूषा अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, संवेग अच्छे हैं ना, तो अब बच्चा उसी वातावरण में रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा और उस तरीके की चीज़ों को सुनेगा, देखेगा, समझेगा, तो बच्चे का उसी तरीके का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसको इस गांव वाले वातावरण में न लाया जाए, उस शहर वाले वातावरण में, परिवेश में उसको कहीं न कहीं रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को सुन करके, समझ करके उसी तरीके का उसका डेवलपमेंट होता है। तो आप देखिए, जिसके माता पिता कभी अंग्रेजी ना बोलते हों, वो बच्चा सिर्फ परिवेश के परिवर्तन होने से वो आज के 10 साल बाद भर्राटे से अंग्रेजी बोलेगा। ये वातावरण का प्रभाव है जिसकी वजह से ये परिवर्तन उसके अंदर देखने को मिला। तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, एनवायरनमेंट ही प्रभावित करता है। ये कौन कह रहे हैं भाई? ये पी जिसवर्ट कहते हैं। अच्छा, वाटसन का जो कथन हमने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वाटसन की परिभाषा है, बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है, कई जगह पूछी भी जाती हैं परिभाषाएं, तो आप इसको समझिए। वाटसन कहते हैं, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ बना सकता हूं बना दूंगा, या जो कुछ कहिए आप वो बना दे। वाटसन महोदय कहते हैं कि आप एक नवजात शिशु को हमें दे दीजिए और जो कहिए सो हम आपको वो बालक को बना दे, डॉक्टर कहिए डॉक्टर बना दे, क्योंकि उस तरीके का उसको इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उस तरीके का बच्चे को के साथ व्यवहार किया जाएगा तो वो उसी तरीके का डेवलपमेंट होगा उसका। वकीलों के ही बीच में रहेगा, वो पलेगा, बढ़ेगा, तो वैसा ही डेवलपमेंट होगा उसका। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, आप लोगों को वातावरण का परिभाषा जब समझ में आ जाता है तब उसके पश्चात वातावरण के प्रकार को समझना अति आवश्यक हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार देख लें, दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए, तो वातावरण के प्रकार में मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होता है आपका आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की, जिसको हम लोग आंतरिक वातावरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जन्म से पूर्व माँ के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियाँ आंतरिक वातावरण कहलाती हैं। ठीक है, मैंने जो बताया आप लोगों को इसके पहले भी कि माँ के गर्भ में जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है या धीरे धीरे उसकी जब संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं, पूरी काया स्पष्ट रूप से दिखने लगती है या समझ में आने लगती है, तो माँ जो कुछ भी यहाँ से भोज्य पदार्थ ले रही है
वो बच्चे को जा रहा है, तो आंतरिक वातावरण भी कहीं ना कहीं उसको वो मिल रहा है, अंदर ही है ना, पेट के अंदर भी तो एक वातावरण है जिसमें उसको उचित मात्रा में भोजन भी मिल रहा है, उचित मात्रा में नींद भी मिलता है, पैरों को फेंकना, इधर उधर घूमना, ये सारी चीज़ें तो वो अपने माँ के गर्भ में ही कर रहा है, जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं। एक थैली होती है जिसमें वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है, पानी की अगर कमी पड़ जाती है तो घूमना बंद कर देता है बच्चा। तो इसलिए कहा जाता है उन माताओं से कि पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं, थोड़ा थोड़ा ही निरंतर पीती रहें, ताकि बच्चे को मूव करने का अवसर मिले। तो ये आंतरिक वातावरण तो ही है जहाँ पर बच्चे को असर दिया जाता है, ठीक है। तो वंशानुक्रम के अंग कोश, वंशसूत्र एवं पित्रैक गर्भाशय में जिस वातावरण में पनपते रहते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो गर्भाशय में जिस वातावरण में पनपते हैं, जो मैंने बात बताया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका भी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो बच्चे का सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो भी एक वातावरण है जो कि आंतरिक है। जो पदार्थ वंशसूत्र एवं पित्रय को घेरे रहता है उसे क्या कहते हैं? कोशारस कहते हैं, ठीक है। जो वंशसूत्र और पित्रयकों को घेरा रहता है उसे क्या कहा जाता है? कोशारस कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक। इस वातावरण को अंतःकोशीय वातावरण भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंतरिक वातावरण है तो इसको क्या बोला जाता है? अंतःकोशीय वातावरण कहते हैं। तो बात समझ में आया? यहाँ पर देखिए, क्योंकि माँ जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करेगी, या इसीलिए आप देखे होंगे कि माता को अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान दिए जाते हैं, ताकि जो भी जितने भी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता हो माँ को भरपूर मात्रा में मिल सके। और उसी के जरिए नाभि के थ्रू आप देखे होंगे कि बच्चों को भी वो भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है, उसी से बच्चा स्वस्थ रहता है। इसीलिए डॉक्टर कभी कभी माँ को सलाह देती है कि हरी सब्जियाँ खाओ, दूध खाओ, फल खाओ, ताकि जो उचित भोज्य पदार्थ है वो बच्चे को भी मिल सके। और उचित मात्रा में पानी का भी सेवन करो, थोड़े बहुत काम भी किया करो, ताकि बच्चा हिलता डुलता रहे, उसका सही ढंग से जिस वातावरण में है वो, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कष्ट में होता है बच्चा, माँ भी कष्ट में होती है, तो कहीं ना कहीं उस वातावरण में उसका सही ढंग से डेवलपमेंट हो सके। और अगर किसी कारणवश से माँ को ये भोज्य पदार्थ, हरी सब्जियाँ, दूध, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, उसकी मांसपेशियां सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाती हैं। वो वातावरण के प्रभाव से ही होता है। अब देखेंगे कि जो वातावरण है वहाँ भी आप देखे होंगे कि जैसे वातावरण अच्छा नहीं मिल पाया उसको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गर्भ में ही अगर अच्छा नहीं मिल पाता है तो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। माँ अगर तनाव ले रही है तो उसके द्वारा इसका भी इन्वायरमेंट तनाव युक्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होने लगता है। तो बहुत कुछ ये आंतरिक वातावरण भी बच्चे के विकास में प्रभावित करता है, ठीक बात। अब दूसरा देखते हैं जो कारक है वो है बाह्य वातावरण, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो परिस्थितियां सामूहिक अथवा मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती है उसको हम क्या किसके अंतर्गत रखते हैं? तो वो बाह्य वातावरण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? सामूहिक रूप से या मिश्रित रूप से क्या बालक को या व्यक्ति को क्या करे? प्रभावित करे, वो बाह्य वातावरण के अंतर्गत आता है, ठीक। ये परिस्थितियां चारों ओर से मानव को घेरे रहती है एवं उस पर विपरीत या अनुकूल दिशा में निरंतर अपना प्रभाव डालती रहती है। देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि बाहर का वातावरण, एक बालक है, बाहर का वातावरण समूह के रूप में रहता है तो वो भी प्रभावित करता है ना। बहुत सारे लोगों के बीच में रहे, सामूहिक या मिश्रित रूप में रहे, मिलकर के एक साथ रहे ना, तो वह भी कहीं ना कहीं बाह्य रूप से प्रभावित करता है। बच्चे को जैसा कहा जाता है कि बाहरी वातावरण आप जैसा देंगे उसी तरीके का बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी याद आती है मुझे इस पे कि जैसे देखिए वंशानुक्रम तो प्रभावित करता ही करता है। जैसे आप मटर का बीज लगाते हैं
स्वस्थ बीज लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें से स्वस्थ पौधा ही उत्पन्न होगा और मटर का ही पौधा उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं कि मटर आप लगा रहे हैं उसमें से आलू निकल जाएगा ना, मटर ही पैदा होगा। लेकिन उसमें इन्वायरमेंट आप कैसा दे रहे हैं जो कि अच्छा बीज या अच्छा फल लग सके, तो इन्वायरमेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप उस पौधे को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो वो स्वस्थ, जो पर्ण संकर की बात कर रहे थे बीज की, या जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो आप इन्वायरमेंट अगर ऐसा देंगे तो वो अच्छा पौधा बनेगा, अच्छा फूल लेगा, अच्छा फल देगा। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर जो हम सामूहिक मिश्रित की ये सबों की बात कर रहे हैं, तो उस पौधे के लिए कहीं न कहीं उचित मात्रा में खाद चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सींचना भी चाहिए, समय समय पर उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पाती हैं तो उस पौधे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चे का भी डेवलपमेंट बाह्य वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, या वातावरण प्रभावित करता है। क्योंकि अगर बच्चे को बचपन में है, अगर आप बहुत ज़्यादा दूध ही पिला देंगे कि बहुत जल्दी बच्चा बढ़ जाए, तो वो बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, वो जल्दी नहीं बढ़ेगा। कि एक दिन ही पिला दिया ढेर सारा और जल्दी से ज़्यादा मात्रा में खिला दिया तो बढ़ जाएगा, नहीं। इसीलिए जिस तरीके से एक किसान अपने पौधे को पानी, खाद, उचित जलवायु और सींचता है, तो उसी तरीके से अच्छा पौधा वो तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से माँ भी अपने बच्चे को आंतरिक और बाह्य वातावरण दे करके, अच्छा वातावरण दे करके बच्चे को सींच करके बड़ा करती है, जिससे कि एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है, तो यही है बात कि परिस्थितियों के चारों ओर वो घिरा रहता है एवं उस परिस्थिति के अनुकूल दिशा में निरंतर अपना प्रभाव वो डालता रहता है। ठीक बात, ये समझ में आ गया। अब देखिए, इसके साथ साथ बाह्य वातावरण के अंतर्गत आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या प्रभावित करती हैं, तो जिसके अंतर्गत पहला है भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो समस्त प्रकार की प्राकृतिक वस्तुएं जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं, तो वे सभी समस्त प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं, जो ईश्वर द्वारा कहीं ना कहीं पहले से ही निर्मित वस्तुएं हैं ना, जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जलवायु हो गया, और आपका नदी हो गया, पहाड़ हो गया, झरने हो गए, जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये भौतिक वस्तुएं हैं जो कि ईश्वर द्वारा ही निर्मित हैं, और इसका भी प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर ये उचित रूप में बच्चे को ना मिले, सही ढंग से ना मिले, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। और बच्चा इससे भी बहुत कुछ सीखता है, विभिन्न जलवायुओं से भी। आप देखे होंगे कि बच्चों को कहा जाता है कि ठंडी का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। एक कहावत भी है कि बच्चों को हम, जैसे ठंडी है तो बच्चों कहते हैं ना कि ठंडी में बच्चों को ठंडी नहीं लगती है, तो कहावत है कि बच्चों को हम छूते नहीं, युवा हमारा भाई, और बुढ़े को हम छोड़ेंगे नहीं, कितनों ओढ़े रजाई। ये मौसम ही है जो कि क्या करता है, डेवलपमेंट करने में सहायक होता है। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं आप देखिए कि भौतिक वातावरण भी बालक के डेवलपमेंट में सहायक होता है, और उस भौतिक वातावरण से भी बालक बहुत कुछ सीखता है, अपने नेचर से बहुत कुछ सीखता है। और उस बच्चे को भी जितना वो नेचर उसको सिखाने के लिए दे रहा है, एक स्वच्छ और अच्छा वातावरण उस बालक को मिल रहा है, रिटर्न में वो बालक भी उस वातावरण को कहीं ना कहीं स्वच्छ दे, पेड़ पौधों को लगाए, पेड़ पौधों को
अच्छे से हरियाली से रखे, उसकी भी देखभाल करे, कहीं ना कहीं हमारा भी ये उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो ये बाह्य वातावरण या भौतिक वातावरण है जो कि प्रभावित करती है। एक होता है सामाजिक वातावरण। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियों को सामाजिक विरासत भी कहते हैं, कि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो सामाजिक विरासत के रूप में मिली हुई हैं ना। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत मानवकृत वस्तुएं आती हैं, या एक पीढ़ी से क्या होती हैं दूसरे पीढ़ी तक ये सामाजिक विरासत हस्तांतरण होती रहती हैं। जो हमारे पिताजी को हमारे दादाजी ने दिया है वो हमारे पिताजी ने हमको दिया है, और हम अपने बच्चों को वो हस्तांतरण करेंगे, और वो हमारा बच्चा अपने बच्चों को हस्तांतरण करेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो रीति रिवाज आते हैं, रहन सहन आते हैं, खान पान आते हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यताएं आती हैं, तमाम प्रकार की प्रथाएं आती हैं जो हम अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वो सीख करके वो अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये अगर इस वातावरण में उस बच्चे को ना सिखाया, या कह लीजिए मुझे अगर इस वातावरण में सामाजिक वातावरण में अगर ये चीज़ें ना सिखाई जाए तो क्या मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊंगा? नहीं सिखा पाऊंगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे अगर यही हस्तांतरण नहीं होता है तो धीरे धीरे कुछ संस्कृतियाँ, रीति रिवाज विलुप्त हो जाती हैं। तो लोग कहते हैं ना कि हम अपने संस्कृतियों को भूल गए हैं, हम अपनी सभ्यताओं को भूल गए। यही होता है क्योंकि उसका प्रसार या स्थानांतरण नहीं हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं उसको विस्तार नहीं किया गया, तो इसलिए वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये भी प्रभावित करता है। आज देखिए जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो विवाह शादियों में आप देखे होंगे कि ब्राह्मण आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, और उस विवाह शादी के बहुत सारे लोग साक्षी बनते हैं, जिसमें 7 वचन बोले जाते हैं निभाने के लिए, और आह्वान किया जाता है कि इस समय जो भी लोग इस मंडप में मौजूद हैं या फिर जो इस बातों को सुन रहे हैं, इसका आकाश, पशु पक्षी, नर नारी, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस विवाह के साक्षी हैं। आज लोग पंडित को ही नहीं बुलाते हैं, तो क्या अब धीरे धीरे लोग कह लीजिए कि जयमाल सिस्टम है या तमाम प्रकार के कोर्ट मैरिज वाली शादी है, तो क्या जो पहले हमारे सिखाई जाती थी या जो विवाह का सिस्टम है, अब एक समय ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होगी तो लोग भूल जाएंगे कि इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करके विवाह संपन्न हुआ करता था, वचन याद दिलाए जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन तक ये ट्रांसफर होती रहती हैं और लोग उससे सीखते रहते हैं। इतनी बात समझ में आया? सामाजिक वातावरण, इससे भी बालक बहुत कुछ सीखता है, अपने समाज में ही रह करके कहीं ना कहीं अपने समाज में जितनी भी चीज़ें चलती रहती हैं उससे सीखता है और प्रभावित होता है। प्रभावित होकर के वो भी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ इसके अंतर्गत देखेंगे सामाजिक वातावरण के अंतर्गत भी, इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको साफ करके 1-2 पॉइंट और बता देते हैं यहीं पर। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत ही एक पॉइंट आता है आर्थिक वातावरण। ये भी बच्चों को प्रभावित करता है। ये किस रूप में प्रभावित करता है? तो देखिए, इसमें समाज के जितने भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि उपभोग करना, विनिमय करना, वस्तुओं का लेन देन, आदान प्रदान, चाहे एक घर से दूसरे घर में हो या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो या एक देश से दूसरे देश में हो, ये समाज में ही किया जाता है और बालक इससे भी बहुत कुछ सीखता है। हम कुछ आर्थिक क्रियाएं रुपए पैसे में करते हैं, तो कुछ आर्थिक क्रियाएं वस्तुओं के रूप में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज से ही सीखते हैं।
पहले के समय में आप देखे होंगे, अगर 10-20 साल पहले जाएं तो लोग क्या करते थे कि वस्तु ही लेकर के, जैसे मुझे अगर आटे की आवश्यकता है तो मैं दूसरे घर जा कर के आटा एक बर्तन लेकर के जाता था और आटा उसी बर्तन से नाप करके लेके आता था। जब हमारा आटा चक्की से आता था तो उसको क्या करते थे, उसी बर्तन से नाप करके हम वस्तु लौटा देते थे। या फिर मैं आटा ले रहा हूं, अगर दूसरे व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है तो उसी से वो चावल नाप के लेता था और चावल पहुंचा देता था। तो ये वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ये कहाँ सिखाया जाता था? हमारे आस पड़ोस समाज में ही किया जाता था। तो ये आर्थिक वातावरण कहते हैं, इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं सारी चीज़ें की जाती हैं। उत्पादन भी होता है, यहीं पर हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। बहुत सारे रोटी, कपड़ा, सारी चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं निर्मित किया। या फिर जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हमने वस्तुओं को उत्पादित किया। उत्पादित करने के बाद पश्चात उपभोग किया। उपभोग करने से जो चीज़ें बच जाती हैं हमने क्या किया, विनिमय भी किया, आदान प्रदान भी किया दूसरों तक। तो ये चीज़ें आर्थिक वातावरण के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात यहाँ भी बच्चा सीखता है सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, अब देखिए सांस्कृतिक परिस्थितियों में भी संस्कृतियों का हम आदान प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो मैंने कहा रीति रिवाज है, खान पान है, रहन सहन है, या फिर जो हमारे यहाँ बहुत सारी रूढ़िवादिताएं भी कहीं ना कहीं रही हैं, परंपराएं भी रही हैं, जिसको हम क्या करते हैं अपने समाज में ही, ये समाज ही है, समाज में क्या करते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करते रहते हैं और दूसरे जगह का भी हम संस्कृतियों को सीखते हैं, रीति रिवाज को सीखते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। कहीं कपड़ा लुंगी के रूप में पहनते हैं तो कहीं पैंट शर्ट के रूप में पहनते हैं, कहीं कहीं पे और चीज़ें हैं। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये समाज में ही किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, इतनी बात समझ में आया सबको। इसके पश्चात है मनोसामाजिक वातावरण। ये भी बच्चे के कहीं ना कहीं वातावरण प्रभावित करता है। इस वातावरण के निर्माण में मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें देखेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़े प्रभावित होता है और प्रभाव भी डालने का प्रयास करता है। जब भी व्यक्ति मिलता है तो चाहता है कि मैं दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव अपनी छोड़ सकूं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब लोगों की बात विचार मिलते हैं, बोलने का तरीका मिलता है, तो लोगों की यहीं पर क्या होती है, सामाजिकता बढ़ती है, यहीं से समाज का निर्माण होता है। तो ये भी प्रभावित करता है। बिना बात किए कहीं ना कहीं हम अपने आप को समाज में स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। विचारों का आदान प्रदान होगा तभी ना एक दूसरे को समझेंगे, तभी ना ये मनोसामाजिक वातावरण होगा। तो यहाँ भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और रह जाता है यहीं से, पहले नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, एक पॉइंट लास्ट है, इसको भी देख लीजिए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। इसमें मुख्यतः मैंने कारक लिए हैं, जिसमें पहला है मूलभूत आवश्यकताएं। देखिए मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जिन बालकों को अगर ये मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया हो जाती हैं तो उनका तो अच्छा वातावरण है, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है। जिन बच्चों को ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पाती हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है, उसका सही ढंग से डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाता है। इसलिए ये मूलभूत आवश्यकताएं भी बच्चे को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है पारिवारिक परिवेश। देखिए व्यक्ति के विकास में उसका पारिवारिक परिवेश भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस बच्चे का पारिवारिक परिवेश अच्छा है, उच्च है, जहाँ पर आर्थिक स्थिति अच्छी है,
तो उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल पाएगी, अच्छा परिवेश मिल पाएगा। जिन बच्चे के परिवार में उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, आए दिन कलह है, झगड़ा होता है, माता पिता में मारपीट होता है, तो वहाँ पर बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। उस बच्चे का जो डेवलपमेंट होना था वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। वो कहीं ना कहीं पारिवारिक जो परिवेश है वो बच्चे को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि जिनके घरों में आप देखे होंगे कि शांति का माहौल है, अच्छा परिवेश है, वो बच्चे अच्छा कर जाते हैं। कम खाने को मिले, कम पहनने को मिले, लेकिन परिवेश अच्छा होना चाहिए। झगड़ा, नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले नहीं होने चाहिए, तो उस घर में शांति रहेगी और अच्छा परिवेश उस बच्चे को मिलता रहेगा। शिक्षा का जहाँ पर अच्छा प्रसार होगा वो परिवेश अच्छा होगा। जहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े होते हों, जहाँ लोग तनाव में रहते हों, दुखी रहते हों, उस बच्चे का वातावरण सही ढंग से नहीं अच्छा है। ठीक है, तो विकास नहीं हो पाएगा। रोग व दुर्घटनाएं, देखिए ये भी प्रभावित करता है। रोग हो गया, चोट हो गया, दुर्घटनाएं हो गई, तो ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले तो माँ के गर्भ में ही बच्चे को अगर इस तरीके का रोग हो गया, जैसे कुछ माँ ऐसी होती हैं जो नशीले पदार्थ का सेवन करती हैं, ठीक है, तो उसका प्रभाव बच्चे के आंतरिक जो हमने बताया वातावरण वो प्रभावित होगा। तो बच्चा गर्भ में ही शारीरिक रूप से कमजोर या विकलांग होने की संभावनाएं हो जाती हैं। या कुछ ऐसे दवाओं का सेवन कर लेती हैं जिसकी वजह से बच्चा कुशाग्र होने की समस्याएं हो जाती हैं। या फिर बाहरी वातावरण की जब हम बात कर रहे थे, वहाँ भी अगर कोई बीमारी हो गई, कोई रोग पकड़ लिया या कोई दुर्घटनाएं हो गई, तो बच्चा का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तब वो उसके अंदर क्या होता है, अगर विकलांगता हो जाती है तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन, हमेशा तनाव, दुख रहता है, अवसाद की स्थिति में बच्चा रहता है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। विद्यालय, अब विद्यालय किस तरीके से प्रभावित करेगा भाई? तो विद्यालय देखिए एक ऐसा वातावरण है जो कि अगर कहा जाए तो समाज का एक हिस्सा है विद्यालय। जिस बच्चे को अच्छा विद्यालय मिलेगा, अच्छा का सेंस है, विद्यालय तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ पर टीचर अच्छे पढ़ाने वाले होंगे, अच्छे सुख सुविधाएं होंगी, खेल कूद का मैदान होगा जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके, पढ़ने की पूरी व्यवस्था होगी, कक्षा का रूम अच्छा होगा, भवन अच्छा होगा, लाइब्रेरी अच्छी होगी, वाचनालय अच्छा होगा, है कि नहीं? तो ये सारी सुख सुविधाएं होंगी और टीचर भी नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाता अगर होगा तो वहाँ बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। जिन बच्चों को ऐसे विद्यालयों में नाम लिखा दिया जाए जहाँ पर टीचर कभी कदार आते हों, बैठने तक की भी व्यवस्था ना हो, टीचर सही ढंग से पढ़ाता ना हो और वो ये देता हो, कहता हो कि हमारे पास किताब ही नहीं है, हमारे पास वो सहायक सामग्री ही नहीं है, पढ़ाएं कैसे तुमको, तो अब बच्चे का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा। तो ये भी विद्यालय भी प्रभावित करता है, ये ध्यान रखिए। एक चीज़ और होता है कि अगर टीचर और छात्र के बीच संबंध अच्छे नहीं है तब भी वो विद्यालय में बच्चों को ध्यान नहीं देगा, उस बच्चे को ध्यान नहीं देगा, तो बच्चा क्या करता है, अपने आप को अलग कर लेता है, विद्यालय में छात्रों से अलग कर लेगा, टीचर से अलग कर लेगा, तब भी कहीं ना कहीं विद्यालय की वजह से वो प्रभावित होता है। ठीक है, ये चीज़ें। समाज एवं संस्कृति, देखिए व्यक्ति का विकास जो होता है वो समाज में होता है और समाज में कहीं ना कहीं वो बहुत सारी संस्कृतियों को, जो पिछले कुछ समय मैंने आप लोगों को बताया कि वो समाज से ही सीख करके क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, संस्कृतियों को बताता है। तो अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ किसी भी कारण से तो कहीं ना कहीं आने वाले जो सेकेंड या थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, वहाँ तक उसका प्रसार ही नहीं हो पाया, तब भी वो बाधा उत्पन्न होगी, उसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं, किस तरीके से जो मान लीजिए कुछ संस्कार होते हैं ना, तो वो संस्कार ही अगर नहीं उसको बताया गया तो शायद, या पूजा पाठ ही है, बहुत सारे पूजा पाठ जो विधि विधान होते हैं, अगर उसके अभिभावकों द्वारा, जैसे अगर हम हैं तो हमारे पिता द्वारा बताया जाएगा, हमारी पत्नी है तो हमारी पत्नी को उनकी सास के द्वारा या हमारी माता जी के द्वारा बताया जाएगा, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है,
ट्रांसफ़र होता रहता है, जिससे हमें वो ज्ञान होता रहता है, लेकिन बीच में वो नहीं बताया गया, जिसकी वजह से ये बाधा उत्पन्न हुई, हम अपने संस्कृतियों से भी परिचित नहीं हो पाते हैं। एक पॉइंट और समझ लीजिए, संचार माध्यमों के कारण भी कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, संचार माध्यम का भी प्रभाव पड़ता है, और आज के आधुनिक समय में अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। हम अपनी संस्कृतियों को भूलते चले जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अपनाते चले जा रहे हैं। हमें चाहे खान पान हो, चाहे पहनावा हो, चाहे शिक्षा दीक्षा हो, शिक्षा फिर भी ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अगर देखा जाए तो रीति रिवाज भी है, फेस्टिवल भी हम लोग वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त हम नहीं मनाते हैं। उस दिन विद्यालय में छुट्टी कर दी जाती है। मनाना चाहिए, इससे बच्चों को पता चले कि वास्तव में हमें ये जो आज़ादी मिली है वो कितनी कुर्बानी के बाद मिली है, कितने लोगों के शहादत देने के पश्चात मिली हुई है, तो इसको बच्चे अवगत हो सकेंगे। आज टेलीविज़न का ये प्रभाव है कि बच्चे इतना ज़्यादा उसमें भी देखा जाए तो अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे हैं, या फिर तमाम प्रकार की ऐसे भ्रामक चीज़ें भी प्रस्तुत की जाती हैं जो कि सही है, उसको बच्चे देखते नहीं हैं। जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको भी देख देख करके लोग एक संदेश को दूसरे संदेश तक पहुंचा भी रहे हैं। जैसे उसमें यही नहीं है कि टेलीविज़न को ही कह सकते हैं, इसमें मोबाइल भी है, आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तमाम प्रकार की भ्रामक चीज़ें हैं जो अपने ही लोगों को या अपने बीच के लोगों के बीच में भ्रांतियाँ फैला रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, जानना होगा, और नहीं तो फिर ये भी प्रभावित करता है। आप देखे होंगे कि तमाम प्रकार के जो आपके आइडियल होते हैं, लोग आइडियल के रूप में शिक्षक को कभी नहीं बनाते हैं, हीरो हीरोइन हो जाएंगे। हीरो हीरोइन आज के समय में आप देखे होंगे कि भले वो शैम्पू या फिर साबुन नहीं लगाते हों, वो साबुन शैम्पू कभी नहीं लगाएंगे ना, लेकिन आपको प्रचार कर देंगे, आप उनसे प्रभावित होते हैं, आप उसको लगाएंगे। वो आपके आइडियल हैं, वो गुटखा खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए वो बातें कहते हैं, आप उनसे प्रभावित होकर के या मूवी या फिल्मों में देख करके आप उनसे प्रभावित होकर के पीते हैं, बाइक रेस करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप वहीं से सीखते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप उससे प्रभावित होते हैं, वो भी प्रभावित कर रहा है, और बहुत व्यापक पैमाने पर मैं समझता हूँ कि प्रभावित करता है। तो अच्छी चीज़ें, अगर अच्छा वातावरण बच्चों को दिया जाए, टेलीविज़न भी बेकार नहीं है या कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। आप पढ़ने के साथ साथ उसमें अभिभावकों का भी दोष मानते हैं, क्योंकि हम तो टीवी देखते हैं, बच्चों को कह देंगे दूसरे रूम में पढ़ो, कैसे पढ़ेगा भाई, वहाँ तक उसके कानों तक आवाज़ जा रही है, और आप सोच रहे हैं कि आप टीवी देखेंगे बच्चे का मन लगेगा, नहीं। आप बच्चों के साथ बैठिए और उसके साथ टीवी देखिए, 1 घंटा टीवी देख लीजिए, उसके साथ फिर कहिए कि 1 घंटा तुमने टीवी देख लिया, ये समय हो गया, अब पढ़ो, मैं भी बैठ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तब कहीं ना कहीं ये परिवर्तन होगा। अन्यथा आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं कम उम्र में, वो चला रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, अच्छी भी चीज़ें सीख रहे हैं, बुरी भी चीज़ें सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक जो मैंने आप लोगों को बता दिया, आई होप आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आया है, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट जब भी क्लास लूँगा तो उसमें वो बातों को ध्यान में रख करके पहले उसको समस्या का समाधान करके फिर उसके पश्चात मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए, जो भी चीज़ें बताई गई हैं इसको आप फटाफट नोट कर लें। ठीक है।